खबरों की तफसील। वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने मुल्क की यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों की रैंकिंग जारी की है। NIRF रैंकिंग को वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत तैयार किया गया है। इस रैंकिंग में मुल्क के 100 आला तालीमी इदारों की दर्जाबंदी की गई है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में JNU पहले मुकाम पर है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तौर पर 10वें मुकाम पर है, जबकि इंजीनियरिंग में जामिया को NIRF के 41वीं रैंकिंग हासिल हुई है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी 11वें मुकाम पर है। MU को यूनिवर्सिटी के तौर पर 17वें नंबर पर रखा गया है। जामिया हमदर्द को यूनिवर्सिटी के तौर पर 21वां मुकाम हासिल हुआ है, जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी 29वें मुकाम पर है। पाया है जामिया हमदर्द नई दिल्ली ने, दूसरा नंबर पर स्थान पाया पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने और तीसरा स्थान पाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये मोहाली ने। तो मैं स्थान पाया है जामिया हमदर्द नई दिल्ली ने, दूसरा नंबर पर स्थान पाया पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने और तीसरा स्थान पाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये मोहाली ने। तो मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया NRIF की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हुआ है। जामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने खुशी का इजहार किया और जामिया से जुड़े तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों की कोशिशों का ये समरा है। I congratulate all the Jamia students, the teachers, the researchers and the alumni because this is a day of celebration for us. In this COVID-19 atmosphere, today we got a good news which I would like to share with everybody. In the NIRF ranking, which was today declared by the Honorable Minister of Human Resource Development, Jamia has managed to get into the top 10 universities of the country. We were earlier on the 12th rank, and now because of the efforts from everybody inside the university, we have been able to get into the top 10, and which is a very good achievement. CAA और NRC मुखालिफ तहरीक में पेश रहने वाले इलाहाबाद के डॉक्टर आशीष मित्तल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आशीष मित्तल के अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को फौरी तौर से खोलने का हुक्म दिया है। इलाहाबाद के सिविल लाइन में वाक़ डॉक्टर आशीष मित्तल का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक उनके अहलिया के नाम से है। मुकामी इंतजामिया ने गुज़िश्ता 8 मार्च को अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को सील कर दिया था। इसके चंद रोज बाद ही डॉक्टर आशीष मित्तल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर आशीष मित्तल की जमानत पर रिहाई के बाद मुकामी इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। कोर्ट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उस एक्ट के तहत में वो सिर्फ उन्हीं लोगों को सील कर सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है PCPNDT में, और मेरा रजिस्ट्रेशन 2002 से नियमित रूप से चल रहा है, हर 5 साल रिन्यूअल हो रहा है। अभी तक इसी वर्किंग में उनको कोई कमी नहीं पाई। हाँ, तो उन्होंने कोर्ट में बोला है कि ये डॉक्यूमेंट्स, एक तो मैं थी नहीं तो मेरे गैर मौजूदगी में उनको सील नहीं करना चाहिए था। 2 दिन इंतज़ार कर सकते थे, मैं आ जाती 10 तारीख को, उनसे जो भी मांग रहे थे मैं दे देती उनको। तो कोर्ट ने ये बोला है कि एक तो इमीडिएटली उसको अनसील करे और आगे फिर कहा है कि सरकार जवाब दें कि जो उन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस दिया है और जिसका मैंने जवाब दिया है उस पे उन्होंने क्या तय किया है, उसका क्या रिप्लाई है और उन्होंने क्या नतीजा निकाला है। सहाफ़त की आड़ में गैर कानूनी काम अंजाम देने के मामलों में लाखों कोशिशों के बावजूद भी कमी वाक़ई नहीं हो रही। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट मोहल्ला नगला मसानी में एक फर्जी सहाफ़ी मियाँ बीवी को पुलिस ने घर में घुसकर लूट करने और छेड़खानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद खालिद और उसकी बीवी सुल्ताना बेगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जो बगैर इजाज़त घर में घुसे और लूट के साथ छेड़खानी भी की। योगेश हैं, उन्होंने एक लिखित तहरीर दी थी थाने पर कि उनके वहाँ 2 कथित पत्रकार AP न्यूज़ का ID लेते हुए उनके घर में घुस गए थे। इनमें उनकी महिला, शायद उनका आरोप है कि महिला नहा रही थी, वो पत्रकार जो थे वहाँ महिला के पास चले गए। तो जो उन्होंने तहरीर दिया तो तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों को उसमें अरेस्ट कर लिया गया है। जो AP ID लगा रहे थे उसके बारे में और तहकीकात की जा रही है कि उनके AP ID कहाँ से मिली थी और कौन लोग इसमें शामिल थे और कहाँ कहाँ काम किए हैं।
इंटरनेट आज इंसानी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन जहां इसके मुस्बत पहलू हैं वहीं इसके मुज़िर असरात भी रोनुमा हो रहे हैं। अलीगढ़ में एटीएम लूटने की कोशिश में गिरफ्तार किए गए तीनों मुलजिमान ने बताया कि वो यूट्यूब पर एटीएम मशीन तोड़ने का आसान तरीका देखकर इसके लिए तैयार हुए थे। वहीं इन्हें मकान बनाने और नए मोबाइल खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। खास बात यह है कि तीनों ही मुलजिमान सफाई मुलाजिम हैं, 2 होटल और 1 नगर निगम में मुलाजमत करता है। पुलिस यूट्यूब को भी खत लिख रही है कि वो इस तरह की वीडियोस को अपनी साइट से फौरी तौर पर हटाए। जो लोग जो घटना किए हैं, ये जो 2 लड़के तो इसमें होटल में काम करते हैं, एक लड़का जो है वो इसमें नगर निगम में परमानेंट सफाई कर्मचारी है। तीनों का अपना अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट था। एक का घर बनवाने के लिए पैसा की ज़रूरत थी, एक को अपने गर्लफ्रेंड को मोबाइल देने की ज़रूरत थी, एक व्यक्ति को अपना खुद का मोबाइल लेने की ज़रूरत थी। तीनों लोगों ने सब लड़के थे अपना यूट्यूब पर जो एक चैनल है, जो भी देखा मैंने कि एटीएम तोड़ने का आसान तरीका, उसको इन्होंने देखा, देख करके अपना मन बनाया, मन बनाने के उसी तरीके से जाकर के तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि इसमें एटीएम गया नहीं था, पैसा कोई लॉस नहीं हुआ था, लेकिन इन लोगों ने अटेम्प्ट किया था, उसके संबंध में मुकदमा लिखा गया है। आज इनसे 2 तमंचे बरामद हुए हैं। ये घटना का खुलासा कर लिया गया है। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने आज प्रस्तुत करेंगे, उसको जुडिशियल माना। औरंगाबाद के बीड़ बाईपास रोड पर हुए दोहरे कत्ल केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने दोहरे कत्ल केस में मकतूल के चचाजाद भाई और उसके बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन ने तेज धार वाले हथियार से कत्ल की ये वारदात अंजाम दी। कत्ल की बुनियादी वजूहात क्या रही, इसकी जांच हो रही है, लेकिन बताया जाता है कि ज़रई ज़मीन का तनाज़ा और जेवरात के लिए दोहरे कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस ने कत्ल का यह मामला मोबाइल रिकॉर्ड की मदद से हल किया है। वादा रहे कि 9 जून की रात को सगे भाई बहन अपने मकान के बाथरूम में मुर्दा हालत में पाए गए थे। सारा पुलिस स्टेशन के परिसर में एक बंगले में रहते थे और इसमें हमने जो विभिन्न टीम लगा के रखी थी, तो इन लोगों ने मिलकर इस डबल मर्डर केस को ओपन किया है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड और अत्यंत संवेदनशील मर्डर केस था और इसमें पूरे आयुक्तालय के डिफरेंट यूनिट्स के ऑफिसर्स ने मिलकर इस केस को ओपन किया है। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सद मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने कहा कि साल 2020-21 के लिए सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब हज की अदायगी को मनसूख कर दिया है, लिहाजा रवा साल किसी भी मुल्क के मुसलमान फरीज़ा हज अदा नहीं कर सकेंगे। इन्होंने बताया कि हज की मनसूखी के सबब सेंट्रल हज कमेटी ने जमाशुदा रकम वापस करने का फैसला किया है और ख्वाहिशमंद आज़मीन हज रकम वापस ले सकते हैं। वबा की वजह से इस साल सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि इस साल हज नहीं होगा, जिसकी वजह से सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये ऐलान किया है कि जो आज इस साल जाने वाले आज़मीन हज हिंदुस्तान के जो रकम जमा किए हैं सेंट्रल हज कमेटी में, वो रकम वापस लेने के लिए एक फॉर्मेट जारी किया है। वो फॉर्मेट ऑनलाइन भर्ती करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बॉम्बे को रवाना करना है। सऊदी हुकूमत ने 3 महीने पहले ही हज ना होने की इत्तला दे चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, तो फिर ये 2,01,000 रुपये जो 1,45,000 आज़मीन हज के रकम जमा करके इतनी देर से वापस करने का मकसद क्या है? आज़मीन हज को परेशान किया, उनकी रकम आपके पास जमा कर लेकर फिर आप कह रहे हैं कि ऐसा वापस कर देंगे। और दूसरी चीज़, उनके पासपोर्ट्स किस तरीके से वापस होंगे उसका भी ऐसा कोई ये नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को ऐसा हमने ये मकतूब रवाना किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में इजाफा जारी है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में कोरोना मरीजों के नए मामला सामने आए हैं। सूबे में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 10,262 हो गई है। एमपी में कोरोना से अब तक 423 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना बीमारी से 6,737 लोग सेहतयाब होकर अपने घरों को भी लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश में सियासी पार्टियों के बीच जहां एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट वार चल रही है, वहीं बीजेपी के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में लगाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से सिंधिया के फोटो गायब होने पर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सिंधिया को उनका जहां कद याद दिलाने की कोशिश की है, वहीं बीजेपी ने भी सिंधिया के हवाले से कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि सिंधिया की आमद का सभी ने पुरजोश इस्तकबाल किया और वो बीजेपी के बड़े और अहम
लीडरों में शामिल हैं। नहीं लगाए होंगे कांग्रेस की, क्योंकि दुकान और मकान दोनों बिक चुके हैं, इसलिए वो इसी तरह की छिछोराई की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने होर्डिंग लगा दिए हुए और अब इशू बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मन और मत सबके एक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता ने उनके आने का स्वागत किया। वो हमारे नेता, अब कोई विवाद की स्थिति नहीं है। इनके जो 22 लोग हैं, इनके भी जो पोस्टर्स बन रहे हैं, उन पोस्टर्स में भी इनके फ़ोटो सिंधिया जी के नहीं लग रहे हैं। सिंधिया जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। सिंधिया जी को नरेंद्र तोमर जी जो मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने कहा था ये कोई जनपति नहीं है। वहाँ मैं समझता हूँ कि उनकी जो कमेटी बनी चुनाव संजय, उसमें 6ठे नंबर पे आए। जब कांग्रेस में थे तो 3 लोगों में नाम आता था, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी। एक ये क्षेत्र पूरा का पूरा उनके नाम से जाना जाता था। आज ये है कि वहाँ कई नेता हो गए बीजेपी के। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और शोबे अरबी के सदर प्रोफेसर वली अख्तर के बेवक्त मौत पर सवाल उठ रहे हैं। किसी अस्पताल में इनको एडमिट नहीं किया गया। डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा ने कल बयान दिया था कि सही वक्त पर इलाज ना मिलने से प्रोफेसर वली अख्तर का इंतकाल हो गया। और आज हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इसी सिलसिले में मरहूम वली अख्तर के दोस्त और DU के उस्ताद मुजीब अख्तर से फ़ोन पर बात की, जो बीमारी के दौरान मुसलसल इनके साथ थे। डॉक्टर मुजीब अख्तर ने न्यूज़ 18 से अपने तजुर्बात शेयर किए। आप खुर्रम शहजाद और मुजीब अख्तर की ये पूरी बातचीत सुनिए। हमारे साथ साहब मौजूद हैं जो वली अख्तर साहब के साथ रहे और लगातार अस्पताल दर अस्पताल उनके साथ जाते रहे, किस तरह की मुश्किलात का सामना रहा। तो मुजीब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब अख्तर साहब, कब से वली अख्तर साहब की तबीयत खराब हुई थी और फिर कब से आप लोगों ने अस्पताल जाना शुरू किया? देखिए, 2 तारीख को उनको हल्का फुल्का बुखार आना शुरू हुआ था। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप बंसल हॉस्पिटल जो हमारे नजदीक में है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैनल में भी है, वहाँ आप चले जाइए, क्योंकि मैं खुद उनका कलीग उसी डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ और मुझसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। उनके एक घर के फर्द की तरह हूँ, तमाम मशवरे मुझसे लेते हैं। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप बंसल हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर अंकुर या सीनियर डॉक्टर को आप दिखा दें। जब वहाँ पहुंचे तो बुखार का सुन करके उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर ही बैठाया। उन्हें बैठाने के बाद नर्स या जूनियर डॉक्टर को आकर के कुछ दवा दे दी, टैबलेट दे दी और वहाँ से उनको रुखसत कर दिया उन्होंने। मुझे साहब, आप लोग कोशिश कर रहे थे, समझा रहे थे, तो इनको क्या किसी अस्पताल में कब एडमिट किया गया? अस्पताल का वही मैं आपको बता रहा हूँ, 6 तारीख की बात ही वहाँ पे आ रहा हूँ जहाँ पूछना चाह रहे हैं आप। तो उसके बाद जो हमारे कलीग हैं डॉक्टर हसनैन अख्तर, उनको उन्होंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में डॉक्टर अब्दुल मलिक हैं, उनको आप दिखा दो फिलहाल। तो जब वहाँ दिखाने गए तो उन्होंने उनका एक्सरे किया। एक्सरे के बाद उन्होंने कहा कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन है कुछ, इसलिए आप बड़े हॉस्पिटल जाइए। अब यहाँ से उनको थोड़ा सा दिल के कमजोर, बहुत ज्यादा नर्वस हुए। उनके भाई उनको लेकर के सबसे पहले नोएडा कैलाश हॉस्पिटल पहुंचे, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैनल में है। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि हम फीवर वाले मरीज को नहीं ले देंगे और आप ऐसे भी दिल्ली के हैं तो दिल्ली जाइए आप। मैंने जब दिल्ली गवर्नमेंट की ऐप देखी तो उसमें 40s में भी बेड खाली दिखा रहा था अच्छा खासा और मूलचंद में भी दिखा रहा था। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप 40s जाइए फौरन। मैंने ये भी कहा मेरी जरूरत है तो मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, भाई साहब साथ हैं हमारे। वो लेकर 40s पहुंचे। 40s पहुंचने के बाद उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि बुखार वाले को हम इंटरटेन नहीं करते हैं और हमारे पास बेड भी नहीं है। फिर वहां से मैंने उनसे कहा, 40s तो आपके पैनल में है, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया? हाँ, फिर भी इनकार कर दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मूलचंद खैराती हॉस्पिटल चले जाएं, वो भी हमारे पैनल में है और वहाँ ज्यादा बेड दिखा रहा है, वो सेंटर है बाकायदा। वहां पहुंचे, वहां भी उन्होंने कहा कि बुखार वाले को हम नहीं करते हैं और हमारे पास बेड है। उसके बाद मजबूरन वो होली फैमिली लौट कर आते हैं। होली फैमिली जब लौट कर आया तो होली फैमिली वालों ने ड्रिप चढ़ाया। ड्रिप वगैरह चढ़ाने के बाद उनको कहा कि मेरे पास बेड नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, घर पे जाएं या जा जाएं। वो तो मजबूरन फिर उन्होंने लास्ट में अशफा का दरवाजा खटखटाया। अशफा वालों ने भी लेने से एक तरह से मना ही कर दिया था, लेकिन उनके बड़े भाई की जान पहचान वगैरह थी आईसीयू में, तो उन्होंने कम से कम उन्हें आईसीयू में एडमिट किया।
मैंने कहा ठीक है आप लोग इससे पहले भी उनको फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो क्या उस वक्त कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था और अब तक इतना वक्त गुजर गया? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि उन्होंने बुखार का देखते ही कोई इंटरटेन नहीं किया, उन्होंने फौरन इनकार कर दिया कि बुखार के पेशेंट को हम नहीं लेते हैं और ना हमारे पास बेड है। उसके बाद मूलचंद गए, ये मैंने आपको बताया। उन्होंने साफ कहा कि हमारे यहाँ 2 दिन पहले फोन आया था कि आपको कोविड का इंतजाम करना है, तो अभी हम कर रहे हैं, 2-3 दिन लग जाएंगे और हमारे पास फिलहाल न बेड है और न हम आपको ले सकते हैं। मैंने कहा भी पैनल का है, DU का है, सब कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे पास है ही नहीं है, कोविड की फैसिलिटी रही नहीं तो हम नहीं ले सकते हैं आपको। वहां से मजबूर होकर के हम लोग लौटे और लौटने के बाद फिर अशिफा पहुंचे। अशिफा पहुंचने के बाद हम कोशिश कर रहे थे, इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे कि अपोलो में या कहीं और जगह मिल जाए, बात भी चल रही थी, लेकिन हम लोग की कोशिश काम न आई और जगह नहीं मिली कहीं भी। तो ये जो आपका तजर्बा रहा, आप कितने हॉस्पिटल इस दरमियान में आप जाना हुआ और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या तजर्बा रहा आपका? दिल्ली आपको साफ साफ बताया कि शुरुआत में बंसल, आपको पता ही है, उसके बाद फिर कैलाश के बाद फोर्टिस के बाद मूलचंद के बाद होली फैमिली, लास्ट में अशिफा। हमारे नजदीक में चूंकि यही हॉस्पिटल थे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर तवज्जो हमने इसलिए नहीं दी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल हम टीवी पर देख चुके थे कि मरीज की खैरियत तक नहीं मालूम होती है उनका क्या हाल है। लेकिन जो प्रैक्टिकली हमारा तजर्बा हुआ तो इससे साफ साफ अंदाजा हो रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मरकजी सरकार है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, रियासती सरकार है, उनका इन हॉस्पिटल्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं और मनमानी के साथ साथ इनके जो दावे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और रियासती गवर्नमेंट के, वो दावे खोखले हैं। तो एक आम आदमी की हैसियत यहाँ कुछ नहीं रह जाती है। इन्होंने, गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इंसान मरता रहे और उसको कोई न देख सके। शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत। महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में कोरोना के बढ़ते मरीजों के आगे अब अस्पतालों की भी किल्लत महसूस की जा रही है। ऐसे में शहर के कई प्राइवेट अस्पताल बंद पड़े हैं, जिसको लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिकायत करते हुए इंतबाह दिया कि इन अस्पतालों को जल्द खोलकर इनमें भी कोरोना इलाज बहाल ना किया गया तो इनके खिलाफ और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। जिस तरीके के 12 लाख की आबादी के शहर में ये जो हॉस्पिटल है IGM, वो हॉस्पिटल नहीं बल्कि वो स्लॉटर हाउस है। वहाँ पे लोग नॉर्मल बुखार और खांसी का तो पेशेंट ठीक नहीं होता, एक बेड पे 3 पेशेंट लिटाया जा रहा है और उसको कोविड-19 का हॉस्पिटल बनाया गया है। सबसे तो गलत बात ये है। रहा सवाल पूरे शहर के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने भी डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, आज वो क्या कर रहे हैं? उनको जब डॉक्टर बनाया था उनके माँ बाप ने तो ये कहा था कि किसी का बाप किसी की माँ सीरियस होकर आएगी तो तुमको छूत छात की बीमारी समझ के उनको हॉस्पिटल से वापस भेज देना। आज काफ़ी तादाद में इस शहर में लोगों की मौत हो रही है निमोनिया, टाइफाइड और बुखार से। लोग उसको समझ रहे कोरोना है। तो कोरोना जब तक मेट्रोपॉलिटन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक कोरोना सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक कोरोना किसी को कहने का कोई राइट नहीं है, कोई भी डॉक्टर हो। लॉकडाउन खुलते ही शहर में चारों तरफ चहल पहल बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद में भी अब दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक शहर में मजीद 21 नए कोरोना मुतासरा मरीजों का पता चला है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 2 लोगों के मरने की भी इतला है। कोरोना से मुतासरा ज़ेर इलाज मरीजों में 3 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। नांदेड़ में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद अब 11 हो गई है। इस तरह कोरोना मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद नांदेड़ में 203 हो गई है। काफी डर का माहौल है। वो क्यों है? पहले तो सवाल ये होता है कि आज जो भी सस्पेक्ट पेशेंट होता है, जो भी डाउटफुल होता है, आज चाहे वो फीवर की बिना पर हो, उसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी आसपास के लोगों को, 50-60 लोगों को जो असिम्टोमेटिक भी हैं, उनको भी फौरन ज़बरदस्ती लेकर जाकर क्वारंटाइन किया जाता है और इसी वजह से आज लोगों में डर का माहौल है। और दूसरी वजह यह है कि आज जो भी डेथ होती है डायरेक्टली उसे कोविड-19 की वजह से डिक्लेयर किया जाता है। जबकि आज देखेंगे नांदेड़ में हम देखेंगे जो 11 डेथ हुए हैं, उसमें से कई आस्थमा पेशेंट्स थे, कई ओल्डर एज जो डायबिटिक थे, कुछ कैंसर पेशेंट थे, कुछ BP। तो जो इस वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स भी थे, लेकिन वो नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ कोविड-19 से डेथ हुई ये बताया जा रहा है। तो लोगों में और डर का माहौल हो गया है। तो हमें चाहिए, मैंने कलेक्टर साहब से मीटिंग में ये दरख्वास्त भी की है
कि जो सिम्टोमेटिक है, जिनमें ऑल सिम्टम्स है, जिनमें लक्षण है, तो उनको आप बाहर क्वारंटाइन कीजिए। लेकिन जिनमें लक्षण नहीं है, जो असिम्टोमेटिक है, आप उनको होम क्वारंटाइन कीजिए, उनका घर पर टेस्ट कीजिए, ताकि वो लोग भी मुतमईन रहें। दिल्ली की जामा मस्जिद को 30 जून तक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि आज से मस्जिद बंद रहेगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अहमद बुखारी ने ऑडियो जारी करके अवाम से मस्जिद बंद करने के ताल्लुक से मशवरा तलब किया था। पहले जामा मस्जिद दिल्ली को आम नमाजियों के लिए बंद करने के ताल्लुक से अवामी राय मांगी थी और इसी दरमियान मैंने उलमाए किराम से भी मशवरा किया। अक्सरियती राय यही है कि इंसानी जान को हलाकत से बचाना अफजल है और इसके लिए शरई उज़्र मौजूद है। लिहाजा अवामी राय और उलमा से मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया है 30 जून तक जामे मस्जिद दिल्ली में इज्तिमाई तौर पर नमाजें अदा न करके चंद लोग ही 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करेंगे। हैदराबाद के रचकुंडा पुलिस और वनस्थलीपुरम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने टाटा टी के 40 कार्टन के साथ 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। जब्त शुदा सामान की कीमत 4,03,000 रुपये बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक ओमकार नगर में टाटा गोडाउन से 40 बक्से चोरी किए गए थे। पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने पर कार्रवाई की और तमाम मुलजिमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी महेश एम भागवत, IPS कमिश्नर पुलिस ऑफ राचाकोंडा, कमिश्नर सनप्रीत सिंह, IPS डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस LB नगर, A सुभाष चंद्र बोस वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन की निगरानी में की गई। వనస్థలీపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోనే 5 days బ్యాక్ 5 April 6th ఇంటర్వ్యూనింగ్ నైట్ ఒక గోడౌన్ బయట టాటా టీ కార్టూన్స్తో లోడ్ అయ్యి ఒకటి టాటా ఎస్ బండి ఉంది. రాత్రిగా బండి నుంచి ఒక 54 టాటా టీ కార్టూన్స్ దొంగతనం అయినాయని కంప్లైంట్ వచ్చింది. అందులో ఇమీడియట్లీ అక్కడ అన్ని టీమ్స్ స్పాట్కి చేరడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెట్టాము. ఆ కేసులో ఇవాళ అది ఫెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మంది వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ పేర్లు వచ్చేసి రాఘవేంద్ర, శివ్ శంకర్, భరత్ కుమార్, శివ్ కుమార్, దెన్ వినోద్ కుమార్, కుంటి రాజు, ఉప్పు నాగరాజు. వీళ్ళందరూ కూడా ఏజ్ గ్రూప్ 20 to 30 ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్నది. వీళ్ళందరిది కూడా కొంతమంది డిగ్రీ డ్రాప్ అయి ఉన్నారు, కొంతమంది వేరే వేరే పనులలో గోడౌన్లో ఇక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇందులో ఇద్దరు రిలేటివ్స్ ఉన్నారు, దాని మిగతా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఇట్లా వాళ్ళందరికీ పరిచయం అయింది. ఇందులో A6 మాత్రం ఉప్పు నాగరాజు ఉన్నారు, ఈయనకి కిరాణా షాప్ బిజినెస్ ఉన్నారు. సో బేసికల్గా ఇందులో ఏమైంది, నా A1 వచ్చేసి ఇది ఒకటి ప్లాన్ సృష్టించారు. ఈయన ఇంతకుముందు కూడా గోడౌన్స్ దగ్గర ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేశారు. నాకు తెలుసు అక్కడ ఇక్కడ లోడ్ అయ్యి బండ్లు ఉంటాయని. సో ఒకరోజు ఇక్కడ టాటా టీ గోడౌన్ బయట ఆయన చూశారు, ఇట్లాంటి ఇక్కడ రెగ్యులర్గా లోడింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈయన అందరితో A1 to A5 అందరూ కలిసి ప్లాన్ చేశారు, ఇక్కడ నుంచి దొంగతనం చేస్తాము. తర్వాత A6ని కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ చేశారు, దాన్ని దొంగతనం చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మీకు అమ్ముతామని. అది కిరాణా షాప్ ఉన్నట్టు కూడా వాళ్ళు ఫిక్సింగ్ చేశారు. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।